आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। पड़ोसी देश नेपाल में लगातार जो हिंसा की आग सुलग रही है वो नेपाल के लिए कतई ठीक नहीं, ओली सरकार के लिए टेंशन भरी है। और इस बीच मिल रहे हैं तमाम बड़े अपडेट्स। नेपाल में भड़की विद्रोह की आग, जिसमें मंत्रियों के आवास के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई है, आगजनी हो रही है, पथराव हो रहा है। और ऐसे में जानकारी ये कि हेलीकॉप्टर्स तैनात कर दिए गए हैं मंत्रियों के घर के बाहर। नेपाली सेना ने 3 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। ओली के साथ में कई मंत्री भी देश छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो हालात अभी बने हुए हैं उसमें नेपाल के पीएम ओली के देश छोड़ने की सुगबुगाहट हो गई है तेज। और जानकारी ऐसी कि करीब 3 हेलीकॉप्टर हैं जो जगह जगह तैनात किए गए हैं, खासतौर से मंत्रियों के घर के बाहर तैनात किए गए हैं, जहां से मंत्रियों को लिया जा रहा है और सबके एक साथ देश छोड़ने की आहट है। नेपाल में विद्रोह की आग भड़की है। जेनजी प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। 18 से 30 साल के बीच के ये युवा प्रदर्शनकारी हैं जो कि सड़कों पर आ गए हैं विरोध को लेकर, अपनी मांगों को लेकर। और अब तो उनकी मांग ये है कि प्रधानमंत्री ओली को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि इस प्रदर्शन के बाद से ही 10 करीब ऐसे मंत्री हैं जो अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ काठमांडू में है, ये नेपाल के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन चल रहा है। कई बड़े मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। प्रदर्शनकारियों ने संसद के भीतर घुसने की भी कोशिश की। कल जो तस्वीरें सामने आई वो बता रही थी कि गुस्सा कितना ज्यादा इन प्रदर्शनकारियों में है। यहां तक कि राष्ट्रपति आवास तक पर कब्जा कर लिया गया। हिंसा इस कदर बढ़ गई कि प्रदर्शनकारियों ने ओली की पार्टी दफ्तर को भी फूंक दिया। यहाँ मंत्रियों के घर पर आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सड़क पर आगजनी हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है। प्रदर्शनकारी जो हाथ में आता है वही उठाते हैं और फिर पुलिस की तरफ फेंक मारते हैं। ऐसे में पत्थरबाजी की तस्वीरें हैं, आगजनी की तस्वीरें हैं, झड़प की तस्वीरें हैं। और इस हिंसक प्रदर्शन में फिक्र वाली बात यह है कि अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि पीएम ओली भागने वाले हैं, देश छोड़कर जाने वाले हैं और इसके लिए हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं। जगह जगह 3 ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जो आसमान में उड़ते हुए नजर आए हैं, जो मंत्रियों के घर के बाहर तैनात किए गए हैं। जानकारी जो मिल रही है, पीएम ओली के साथ में कुछ मंत्री भी हैं जो कि भागने की फिराक में हैं, क्योंकि जानते हैं देश में रहेंगे तो फिर विरोध का सामना भी करना पड़ेगा और जान आफत में आ सकती है। क्योंकि राष्ट्रपति भवन के बाहर हंगामा हुआ, उपराष्ट्रपति भवन के बाहर सिक्योरिटी बढ़ाई गई, पीएम आवास का घेराव करने के लिए लोग आगे बढ़ गए। ऐसे में जगह जगह ना तो प्रधानमंत्री ना तो मंत्री कोई सुरक्षित अभी नहीं दिख रहा है इस माहौल में। और ऐसे में खबर ये कि पीएम ओली बाकी मंत्रियों के साथ में देश छोड़ने की तैयारी में है। नेपाल में जगह जगह हिंसक प्रदर्शन चल रहा है। कई बड़े मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। पहले संख्या 1, 2, 3, 5 तक रही, अब करीब 10 ऐसे मंत्री हैं जो अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद के भीतर भी घुसने की कोशिश की। कल जो तस्वीर सामने आई थी, जब सैकड़ों और फिर हजारों प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए, कुछ तो संसद भवन के भीतर घुसने में कामयाब रहे तो कुछ बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे थे। उसी वक्त वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ। कल की जो तस्वीरें थी वो शाम तक ऐसी ही सामने आती रही और आज जैसे ही दिन की शुरुआत हुई एक बार फिर से हिंसा भड़की है। यहां तक कि राष्ट्रपति आवास पर कब्जे तक की खबर है। हिंसा इस कदर बढ़ गई है कि प्रदर्शनकारियों ने ओली की पार्टी का जो दफ्तर है वो भी फूंक डाला। मंत्रियों के घर के बाहर इकट्ठा हो गए, घर पर आगजनी भी की है, पथराव भी किया है। सड़क पर जगह जगह ये प्रदर्शनकारी इकट्ठा हैं और सिर्फ काठमांडू नहीं बल्कि नेपाल के अलग अलग शहरों में इस वक्त ये प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी आते हैं, हंगामा हो रहा है, हिंसा के प्रदर्शन होता जा रहा है। और अब तक इस हिंसा की वजह से 20 लोगों की यानी कि 20 प्रदर्शनकारियों की मौत भी हो चुकी है, जो कि बड़ी फिक्र वाली बात है। पहले 1 मौत हुई, फिर 3, 5, 10 और अब 20 तक ही आंकड़ा पहुंच गया है। वहीं इस बीच खबर यह भी है कि पीएम ओली आप देश छोड़कर भागने वाले हैं। इसके लिए जगह जगह हेलीकॉप्टर भी आपको आसमान में उड़ते हुए नजर आ जाएंगे, खास तौर से पीएम के सामने और साथ ही साथ मंत्री के घर के सामने इन हेलीकॉप्टर्स की तैनाती है। क्योंकि पीएम ओली अकेले नहीं बल्कि बाकी मंत्री भी साथ में ही देश छोड़ने की फिराक में है, क्योंकि जानते हैं अगर देश में रहेंगे तो विरोध का सामना भी करना पड़ेगा और जो हालात अभी बन रहे हैं पत्थरबाजी के, आगजनी के, उसमें नुकसान मंत्रियों को और खुद प्रधानमंत्री को भी हो सकता है। खबर यह कि काठमांडू में इस वक्त हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति आवास पर कब्जे की खबर है। प्रधानमंत्री के निजी आवास पर भी कब्जा करने की कोशिश में प्रदर्शनकारी हैं। नेपाल में लोगों का ये प्रदर्शन लगातार जोर पकड़ रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री के निजी आवास पर भी कब्जा करने की खबर है।
काठमांडू में इस वक्त हालात हो गए हैं बेकाबू और इन हालात के बीच में जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों पर डटे हुए हैं। अब ऐसे में पुलिस के सामने, सेना के सामने ये अलग चैलेंज है। प्रदर्शनकारियों को हटाना भी है, नुकसान भी कम से कम हो, लेकिन कोशिश जिस तरीके से हो रही है वो कोशिश नाकामयाब लग रही है क्योंकि 20 जानें अब तक जा चुकी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो कम उम्र के हैं, युवा हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री के निजी आवास पर कब्जे की तस्वीरें हैं। सड़कों पर एक तरफ प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए हैं, दूसरी तरफ मंत्रियों के घर की तरफ जा रहे हैं। पीएम ओली का घर तक नहीं छोड़ा, राष्ट्रपति भवन तक के अंदर घुस गए, कल संसद के भीतर घुस गए थे। एक तरफ प्रदर्शनकारी सड़कों पर इकट्ठा होकर यलगार कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी हो रही है। नारेबाजी मौजूदा सरकार के खिलाफ भी है, साथ ही साथ पीएम के इस्तीफे की मांग भी हो रही है। 10 मंत्री अब तक इसी प्रेशर के चलते इस्तीफा दे भी चुके हैं और ये जो हालात हैं ये अभी और ज्यादा बिगड़े नहीं, ऐसी कोशिश तो हो रही है। और हालात को देखते हुए ही सरकार ने अपना फैसला भी वापस लिया सोशल मीडिया पर बैन का। दरअसल हो क्या रहा है यहाँ पर, करप्शन के खिलाफ जो जेनजी लगातार पोस्ट कर रहे थे, ऐसे में पोस्ट के बाद में जब सोशल मीडिया बैन हो गया तो गुस्सा भड़क गया। अब ये जो 2 तस्वीर आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें एक तो सड़क पर प्रदर्शन करते हुए इन प्रदर्शनकारियों की है, दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो राष्ट्रपति भवन के बाहर की तस्वीर है। राष्ट्रपति भवन पर देखिए कैसे यहाँ पर कब्जा करते हुए प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं और इन तस्वीरों को देखने के बाद समझ में आ सकता है, देखिए कैसे आगजनी जगह जगह हो गई है। ओली सरकार भले ही प्रदर्शनकारियों के आगे सरेंडर कर चुकी हो, सोशल मीडिया बैन का फैसला वापस कर चुकी हो, लेकिन अभी भी ये प्रदर्शन शांत नहीं हो रहा। अभी भी लोग जान रहे हैं कि उनके अधिकारों को कम करने की कोशिश की गई या फिर सोशल मीडिया बैन के जरिए लोगों की आवाज को बंद करने की कोशिश की गई और इसी बात से भड़के लोग सड़कों पर आए और प्रदर्शन हो गया तेज। 2 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, एक तरफ राष्ट्रपति भवन पर कब्जे की तस्वीर है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं पीएम आवास पर जहां पर आग लगा दी गई, फूंक डाला घर। अब ऐसे में समझ सकते हैं कि क्या हालत यहां ओली सरकार की है या फिर पीएम खुद कितने सेफ सिक्योर हैं या फिर मंत्रियों की सुरक्षा की क्या गारंटी है। और इसीलिए हमने आपको शुरुआत में कहा कि अभी जो हालात हैं उसमें ओली सरकार न सिर्फ सरेंडर कर रही है बल्कि देश छोड़कर जाने की भी तैयारी है। सवाल ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सोशल मीडिया सिर्फ एक बहाना हो। ओली सरकार के खिलाफ जो लोगों का गुस्सा है वो रह रहकर सामने आता रहा, लेकिन ये जो प्रदर्शन है ये बड़ा भयंकर अभी लग रहा है। नेपाल के लिहाज से नेपाल में हालात जिस तरीके से बिगड़ रहे हैं वो बड़ी चिंता की बात ओली सरकार के लिए है। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या वही होने वाला है जो बांग्लादेश में हुआ, क्या तख्ता पलट की तरफ चीजें आगे बढ़ रही हैं। इन्हीं तस्वीरों को देखकर श्रीलंका की भी याद लोग कर रहे हैं, बांग्लादेश में लोग याद कर रहे हैं क्या कुछ हुआ और यही हालात आज नेपाल में नजर आ रहे हैं। बड़ी ताकत का एहसास प्रदर्शनकारी कराना चाहते हैं और इसीलिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर इकट्ठा होकर अपनी आवाज को न सिर्फ बुलंद कर रहे हैं बल्कि सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश भी। हालांकि ऐसा नहीं कि ये बेअसर हो गया प्रदर्शन, क्योंकि एक तरफ तो सरकार ने फैसला वापस लिया है सोशल मीडिया पर बैन का और दूसरी तरफ इन प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश में भी समझाइश हो रही है। ये समझाया जा रहा है कि सड़कें खाली कर दें, ये समझाया जा रहा है कि हालात को नॉर्मल करने में अपना अपना सहयोग दें, लेकिन प्रदर्शनकारी इस वक्त भड़के हुए हैं। जगह जगह आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं और सबसे बड़ी बात ये, अगर पीएम आवास, अगर राष्ट्रपति भवन भी अछूता नहीं रहा है तो हालात आप समझ सकते हैं किसी देश के क्या होंगे अगर पीएम आवास पर लोग कब्जा कर ले, अगर राष्ट्रपति भवन में लोग पहुंच जाएं और फिर वहां आगजनी की घटनाएं ये बता रही हैं कि लोगों का गुस्सा अभी हाल फिलहाल में तो शांत नहीं होने वाला। ये सीधे तौर पर कानून हाथ में लेने वाली बात है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, साथ ही डॉक्टर डीके गुप्ता मेरे साथ में जुड़ गए हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। आप दोनों का ही न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। राजन कोचर सर,
नेपाल की तस्वीरें कल से जब से सामने आ रही हैं, याद आ रही है बांग्लादेश की तस्वीरों की, याद आ रही है श्रीलंका की तस्वीरों की, क्या यहाँ नेपाल में भी आपको लग रहा है तख्ता पलट की तरफ चीजें आगे बढ़ रही हैं? क्योंकि इन सब हालातों के बीच में लग रहा है, खबरें जो सूत्रों के हवाले से हैं, कि ओली न सिर्फ देश छोड़कर भागने वाले हैं बल्कि बाकी मंत्रियों को भी साथ में लेकर जाने वाले हैं। नौबत यहां तक आ गई। देखिए रचना जी, ये जो सिचुएशन अभी डेवलप होती नजर आ रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर बांग्लादेश में भी देखें तो एक सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन का इसको सामना करना पड़ा था, और अभी भी हमको एक सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन का सामना दिखाई दे रहा है। तो इसमें सिमिलैरिटी ये है कि हम बाहर की ताकतों को अभी यहाँ पे रूल आउट नहीं कर सकते, उनकी इंटरफेरेंस। आप खास तौर पे देखिए ओली का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, और वो चाइना की तरफ बढ़ता जा रहा था और चाइना की इन्फ्लुएंस में काम कर रहा था। इसलिए आपने देखा कि ये जो सोशल मीडिया बैन हुआ उसमें चाइनीज ऐप बैन नहीं हुए। टिकटॉक को उसने बैन नहीं किया, बट उसने सारे दूसरे ऐप्स को बैन किया जो बेसिकली अमेरिका के ओरिजिन के हैं। तो एक आपको एक साफ इंडिकेशन ये नजर आ रही है कि ये जो जितने भी यूथ हैं जो सड़कों पे आ गए हैं, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स का एक प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है यूएस एड, और ये यूएस एड तकरीबन 150 कंट्रीज में यूनाइटेड स्टेट्स इसको चलाता है। बेसिकली यूएस एड का मतलब ये है कि वो एक ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पे होता है, बट वहां पे क्या होता है कि वो अपनी रूट्स बना लेते हैं। जो अमेरिका का डीप स्टेट है वो अपने हर एक देशों में रूट्स बनाता है, और जब उसको लगता है कि एक गवर्नमेंट उसके हिसाब से नहीं चल रही है, और अगर वो उस गवर्नमेंट को चेंज करना चाहता है, तो ये यूएस एड के प्रोग्राम में बहुत पैसे हैं, इसके पास फंड्स बहुत है, और ये कोई भी एजिटेशन को फाइनेंस कर सकते हैं। ये कैपेबिलिटी रखता है अमेरिका। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया एक ट्रिगर था। एक सोशल मीडिया के ऊपर इतनी बड़ी बगावत नहीं होती है। एक करप्शन चार्जेस, इस करप्शन के काफी केसेस हैं इस गवर्नमेंट के, और लोगों में बहुत गुस्सा था, और बहुत अनएम्प्लॉयमेंट भी है नेपाल में अगर आप देखें। और जो मेरे वहां के फ्रेंड्स जो नेपाल में अभी सेटल्ड हैं, वो ये बताते हैं कि यहाँ पे करप्शन एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुका है, और लोगों में बहुत गुस्सा है, बेरोजगारी है, गरीबी है, और खास तौर पे गांव में अगर आप जाइए नेपाल में तो वहां पे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऊपर से आप जानते हैं नेशनल कैलामिटीज भी होती हैं, अर्थक्वेक भी आता है, भूचाल भी आता है, सीस्मिक जोन में भी रहता है नेपाल। तो इस तरीके के एनवायरनमेंट में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये एजिटेशन अभी तक चल रही है, 100% ओली की गवर्नमेंट वहां पे नहीं रहेगी। अगर वो देश को छोड़ने के लिए प्लान कर रहे हैं तो वो एक पॉसिबिलिटी मुझे नजर आती है, और इसमें यूएस डीप स्टेट की इन्वॉल्वमेंट मैं बहुत देखता हूं। क्योंकि चाइना का अगर आप देखें, इसको ओली इस चाइना का विजिट भी कराए हैं, और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चाइना के प्लान हो रहे हैं यहाँ पे। और जब ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक मैंडरिन लैंग्वेज है चाइनीज जो नेपालियों को सिखाई जा रही है। तो जब हम इतने डीपली जाते हैं कि इस झुकाव को देख रहे हैं, ओली का झुकाव चाइना की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो खास तौर पे अमेरिका को तो ये गवारा नहीं रहेगा, और जो अमेरिका नहीं चाहेगा कि इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पे डेवलप हो। अब बांग्लादेश में भी अमेरिका के अगेंस्ट चार्जेस थे कि बांग्लादेश ने तख्तापलट करवाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भारत की
ताकतों की इन्वॉल्वमेंट है लेकिन रचना जी। लेकिन लेकिन अगर ऐसा है तो ये नेपाल के लिहाज से बड़ी फिक्र वाली बात है। डॉक्टर डीके गुप्ता, राजन कोचर सर अगर ऐसा कह रहे हैं कि नेपाल की सिचुएशन को देखते हुए बाहरी ताकतों का हाथ है और अगर तख्ता पलट की तरफ चीजें आगे जा रही हैं तो क्या हालत बांग्लादेश की जैसी ही होने वाली है? क्योंकि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ऐसा नहीं है कि चीजें सुधर गई हैं, संवर गई, लगातार बेपटरी है। नेपाल का भी वही हाल होने वाला है क्या? डीके गुप्ता जी, शायद आप म्यूट हैं क्या? देखिए। जी जी। हाँ सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। जी। और ये देखिए, इस घटना को जब सोशल मीडिया का इश्यूज आया और सोशल मीडिया से जब इन सब चीजों को प्रचारित किया गया तो हम ज्यादा सोशल मीडिया के बारे में समझने लगे कि उससे चीजें फैलाई जाती हैं जिसकी वजह से ये सब घटनाएं होती। लेकिन मैं बता दूं कि ये वेस्टर्न पावर्स का आज से नहीं, कम से कम 100 इयर्स पहले से ये एक स्ट्रेटेजी रही है कि किसी देश की सत्ता को कैसे हतप्रभ करना है, किसी देश की सत्ता को कैसे पलटना है और कहां कैसे वहां के पॉलिटिकल डिसीजंस में अपने से रखनी है। और यहाँ पे यूएस तो है ही, यूएस एड के थ्रू वो अपना जो है एक वेपनाइजेशन करता है इन सब चीजों का। बस और भी बहुत सारे देश हैं, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहते हैं। चाइना जो है पिछले 10 से 15-20 साल के अंदर अपने एड का यूज करके बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज में और बहुत सारे जो है जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका और इवन पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी वो अपना जो रोड लेके जा रहा है। तो ये अपने जो इकोनॉमिक्स पावर का यूज करते हैं, यूज करके स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से उन एरियाज में अपने इन्फ्लुएंस को बनाते हैं जहां से वो एक दूसरे को टारगेट कर सके। एक दूसरे का टारगेट का मतलब है कि ईस्टर्न सेक्टर में देखें तो चाइना, रसिया और भारत उभरती हुई शक्ति हैं और उधर जो है वेस्टर्न फ्रंट तो है यूरोपियन यूनियन का और अमेरिका का। अब रही बात जो नेपाल में जो घटना चल रही है, देखिए नेपाल में जो घटना चल रही है, आप अगर 13 साल का 14 साल का इतिहास देखेंगे नेपाल में तो अभी तक एक भी सरकार 4 से 5 साल तक नहीं थी। मुझे जहां तक लग रहा है कि नेपाल की जो एक नेचुरल जो गवर्निंग सिस्टम्स है वो जो वहां पे 240 साल वो गवर्नमेंट चली है, मतलब राजशाही गवर्नमेंट चली है। और नेपाल में यूएस का एक डाटा देखिए, यूएस का डाटा एफडीआई का अगर देखेंगे तो पूरे दुनिया में हर जगह नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 रहता है, लेकिन यहाँ पे नंबर 10 में भी नहीं है। $3 बिलियन का भी उसका एफडीआई नहीं है अमेरिका का नेपाल में। चाइना का वहां प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है और आज से नहीं, जब से वहां पे राजवंश को हटाया गया है तब से वो हटा भी इसीलिए क्योंकि वहां पे चाइना का इन्फ्लुएंस था और धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टियां वहां पे कब्जा करती जा रही थी। और पहली बार ओली सरकार ने ऐसा हुआ कि ट्रेडिशन को तोड़ते हुए पहली बार बढ़ाया जा रहे हो जी, क्या हुआ? उन्होंने अपने ट्रेडिशन को तोड़ते हुए इस बार जब वो प्रधानमंत्री बने हैं तो भारत की यात्रा नहीं की है। पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है नेपाल के कि राजन कोचर सर प्लीज म्यूट कर लीजिए, थोड़ा सा शायद आपके पीछे से आवाज आ रही है। जी हाँ, डीके गुप्ता जी अपनी बात पूरी कीजिए आप। तो चाइना में नेपाल में ऐसा पहली बार हुआ प्रोग्राम विजिट करता है फर्स्ट, मतलब जब ओली जी ने जब अपना टेक ओवर किया तो यहाँ पे हाँ भारत का यहाँ पे एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि भारत का एक बफर जोन है चाइना और भारत के बीच में। एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेपाल है इस सिक्किम से लेके और उत्तराखंड तक जाता है और हमारे लिए बहुत ही बड़ा बफर जोन है। और भारत इसलिए वहां से अपने रिलेशंस को, कभी कभी वहां से घटनाएं बॉर्डर से होती रहती हैं, उसके बावजूद भी एक बहुत ही अच्छा संबंध बनाए रखने की कोशिश करता है। और मैं एक चीज अगर ओवरऑल देखूं तो भारत सरकार इस पर चिंतित है, बहुत अच्छा बात है, चिंतित है। लेकिन वहां की गवर्नमेंट में जो हो रहा है और वहां के जो पब्लिक जो है जो इन्वेस्ट कर रही है, अगर वहां पे सत्ता परिवर्तन होता है, अगर वहां पे कोई प्रो भारत की गवर्नमेंट आती है तो भारत के लिए ये बेटर चीज होगी। ये भारत के लिए बहुत अच्छा होगा कि अगर वहां प्रो भारत गवर्नमेंट आती है, चाहे वो तख्ता पलट हो चाहे नहीं हो, या क्योंकि वहां की जो सरकारें हैं, पहली बार ऐसा नेपाल में हुआ है कि सारी पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई है, मतलब विपक्षी पार्टी वहां पे है ही नहीं।
और वहां पे कट थ्रोट कंपटीशन है लेकिन लोगों अगर में। नेपाल में ये सब कुछ हो रहा है तो भारत के लिहाज से इसे कैसे देखें राजन कोचर सर? हालांकि किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है वहां आगजनी हो जाए या फिर यूं पत्थरबाजी या फिर यूं हिंसा की घटनाएं हो, और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये सब जेंजी हैं, प्रदर्शनकारी युवा हैं, जो अपने अधिकारों को समझते हैं, जो सोशल मीडिया की ताकत को समझते हैं। बैन हुआ तो सड़कों पर आ गए, बैन वाला वापस फैसला ले भी लिया ओली सरकार ने, लेकिन बावजूद इसके लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। लोग सड़कों पर बने हुए हैं क्योंकि करप्शन है या फिर बेरोजगारी है, गरीबी है, छात्र कह रहे हैं हमारी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, अलग अलग रीजन है जिसकी वजह से सड़कों पर हैं। लेकिन अगर ओली देश छोड़कर भागने वाले हैं, अगर 10 से ज्यादा मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया है, अगर वहां तख्ता पलट की तरफ चीजें आगे जा रही हैं, तो ये भारत के लिहाज से कैसा है? तब जब ट्रंप अपनी मनमानी चला रहे हो, जब एससीओ समिट पर हमारी निगाहें थी, त्रिशक्ति को साथ में आते हुए हमने देखा, और बाकी जो चैलेंजेस हैं वो हैं ही। कोचर सर अनम्यूट कर लें खुद को। हाँ जी जी अच्छा, अभी आ रही है बात। अच्छा, ये इस भारत के लिए तो मुझे लगता है कि ये जो डेवलपमेंट फेवर में जाएगी, क्योंकि ओली जो है वो प्रो इंडिया नहीं है। और अभी हाल ही में आप जानते हैं लिपू लेक की एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। हाँ। जब चाइना ने लिपू लेक का जो बॉर्डर रूट को ओके कर दिया था बॉर्डर ट्रेड के लिए, और नेपाल ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन एक्चुअली लगाई थी, बिकॉज वो जो काला पानी का जो एरिया है वो आपका विवादित है, और वो अभी तक वो इसको नेपाल इसको लिपू लेक को अपने मैप्स में दिखाता है और वो एक भारत का हिस्सा नहीं दिखाता है। तो जो भी कंट्रोवर्सीज हैं आज भारत और नेपाल के बीच में, ये प्रेजेंट गवर्नमेंट प्रो इंडिया की ये तरफ नहीं जा रही है। और अगर एक चेंज हमको नजर आता है इस गवर्नमेंट में, तो जो भी अगली सरकार आएगी, एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मुझे नजर आती है कि वो आपको एक प्रो इंडिया आपको सरकार मिले। तो ये जो डेवलपमेंट से दो इसमें भारत का कोई हाथ नहीं है, बिकॉज जिस तरीके की एजिटेशंस हैं ये बेसिकली जो बेसिक मुद्दे होते हैं लोगों के, वो मुद्दे इस गवर्नमेंट ने एड्रेस नहीं किए। बहुत गुस्सा है लोगों में इस गवर्नमेंट के। अगर हम अपने नेपाल के गुरखास जो हमारे पास इंडियन आर्मी में है, अगर आप उनसे बात करें तो वो आपको बताएंगे कि ग्राउंड में आज नेपाल में क्या हो रहा है, और इस बेरोजगारी है, गरीबी है, और गुर्बत है। और ये जो गवर्नमेंट है और इसके जो मिनिस्टर्स हैं, ये अपने पैसे अपने इकट्ठे अपने करते हैं और अपना करप्शन को आगे बढ़ाते हैं। और लोगों में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मांग भी है मोनार्की को वापस लाने के लिए। अब 2008 के बाद ये जो डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट है, ये लोगों ने अपना देख लिया। 17 साल हो गए इस डेमोक्रेसी के आने के बाद नेपाल में कोई डेवलपमेंट नाम की चीज नहीं हो रही है। अब लोगों को ऐसे लगता है कि मोनार्की को वापस लाया जाए, शायद करप्शन उससे कम हो और नेपाल के लोगों को डेवलपमेंट मिले। तो ये एक बहुत बड़ा डिबेट है जो नेपाल में आज की डेट में चल रहा है, मोनार्की वर्सेस डेमोक्रेसी। और ये इसको प्रॉब्लम एक चीज और भी है, एक स्टेबिलिटी नहीं है। अब जो भी आती है सरकार उसमें इतने फैक्शनिज्म है और पर्सनैलिटी ओरिएंटेड सरकारें हैं। ये यहाँ पे आइडियोलॉजिकल तरीके से आपका गवर्नेंस नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक पर्सनैलिटी आती है तो वो चलाती है। कभी आपका कोयराला आ जाता है, कभी आपका भंडारी आ जाता है, कभी आपका ओली आ जाता है। तो इस तरीके की पर्सनैलिटीज आती हैं और अपने तरीके से चलाती है, और पॉलिसीज में कंटिन्यूटी नहीं है। देखिए, बहुत जरूरी होता है एक देश में, एक सरकार से दूसरी अगर सरकार की ट्रांजिशन होती है तो काफी पॉलिसीज में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और तभी इसको डेवलपमेंट होती है स्टेट में। यहाँ पे हम देखते हैं कि पॉलिसीज में कंटिन्यूटी नहीं है। उसकी आई थिंक वजह से लोग बहुत तंग आ चुके हैं। और ये तो एक ट्रिगर है, ये एक सोशल मीडिया एक ट्रिगर है। इसको
एक्चुअली करने का, और बाहर की ताकतें की इन्वॉल्वमेंट भी स्पष्ट रहती है। क्योंकि आपने बाहर की ताकतों का जिक्र किया, एक तरफ तो वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति भवन है या फिर पीएम आवास है, कब्जा होते हुए, आगजनी होते हुए, हिंसक घटनाएं होते हुए वहां आवास के आसपास की तस्वीरें जो फिक्र को और ज्यादा बढ़ा रही हैं। जैसे अभी राजन कोचर सर ने कहा, ये जो प्रदर्शन अभी हो रहा है डॉक्टर डी के गुप्ता, ये इसमें खास तौर पर युवा हैं। हमने बांग्लादेश में भी देखा तो छात्रों के आंदोलन से चीजें शुरू हुई थी, हालांकि वो होते होते जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे मालूम हुआ कि बाहरी ताकतें भी उसके पीछे हैं, वैसे वैसे मालूम हुआ कि पॉलिटिकल पार्टीज का भी हाथ है, पाकिस्तान का भी हाथ है। अभी यहाँ जो नेपाल में हो रहा है, ये प्योरली आपको लग रहा है कि सिर्फ ये स्टूडेंट हैं, सिर्फ ये युवा हैं, या कुछ और इसके पीछे हो सकता है? जी रचना जी, देखिए, अगर हम बांग्लादेश को लें, श्रीलंका को लें, अफगानिस्तान को लें, और इमरान खान को जिस तरह से अपदस्थ किया गया वहां पे ले, और फिलीपींस और इंडोनेशिया की सरकारों को ले, और साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन यूनियंस में बहुत सारे ऐसे देश है जहां पे तख्तापलट ऐसा होता रहा है। तो यहाँ पे विदेशी ताकतें कभी भी एक टूल्स के रूप में इनको यूज करती हैं, और चूंकि अब सोशल मीडिया हमारे पास एक हथियार है जिसकी वजह से हम उनको कन्विंस करते हैं। और वहां पे एक चीज और ध्यान देने वाली रचना जी बात है कि वहां पे कभी भी ऐसे मुद्दों को पॉलिटिकली नहीं उठाया जाता। देखिए, अगर बांग्लादेश में भी देखें तो ये नहीं हुआ था कि हम शेख हसीना को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। हाँ। शुरुआत कैसे हुई कि वहां करप्शन है, ये ज्यादा रिक्रूटमेंट में कोटा दे रही हैं 1971 वालों को। श्रीलंका में क्या हुआ? करप्शन है, लेकिन अल्टीमेट गोल था सरकार को उखाड़ के फेंकना। अल्टीमेट गोल था सरकार को उखाड़ के फेंकना। करप्शन अगर चार्जेस नेपाल में होते, देखिए नेपाल का इतिहास जब से मैंने होश संभाला है, राजन सर मुझसे बड़े हैं, जब से मैंने होश संभाला, नेपाल हमेशा गरीब रहा है और हमेशा वहां दुर्व्यवस्था रही, चाहे वो मोनार्की रही हो चाहे अभी गवर्नमेंट रही। हाँ, मोनार्की के समय उसके भारत के विदेशी संबंध बहुत अच्छे थे, अभी तक थे, लेकिन ओली ने इधर चेंज किया है बहुत ज्यादा। तो भारत के लिहाज से भारत इसमें बिल्कुल, देखिए, भारत ऐसा देश है जिसमें एक कभी ऐसी चीजें करेगा नहीं। हाँ। और इसमें जो बांग्लादेश में हुआ, फिलीपींस में हुआ, तो यहाँ पे भी शुरुआत हुई है करप्शन के नाम। अगर करप्शन होता तो करप्शन तो बहुत सालों से है, तो क्यों ना घटना 6 महीने पहले होती। यानी आप कह रहे हैं कि करप्शन भी एक रीजन है, और ये ऐसा नहीं कि रातों रात प्रदर्शन शुरू हुआ और फिर भड़कता चला गया। ये लोगों के मन का वो गुस्सा है, वो क्रोध है, और खासतौर से युवाओं का क्रोध है जो आज सड़कों पर दिखाई दे रहा है। राजन कोचर सर, डॉक्टर डी के गुप्ता, आप दोनों मेरे साथ में बने रहिएगा। ताजा हालात लगातार दर्शकों तक पहुंचाने, कुछ अपडेट्स के साथ लौटेंगे, एक छोटा सा ब्रेक।